निबंध की हमारी श्रृंखला लगातार चल रही थी और इससे पहले 3 विषयों पर हमने निबंध लिखे हैं, निबंध पर चर्चा की है। एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जाए, इस पर तरह तरह के जो टिप्स होते हैं, सलाह होती है, वो समय समय पर दी जाएगी। इन्हीं निबंधों में हम उन सलाहों पर भी गौर कर लेंगे, उसके लिए अलग से वीडियो की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर ज़रूरी होगा तो एक बना भी दिया जाएगा, मतलब उसमें सिर्फ निबंध के उपयोगी जो तथ्य हैं या उसमें जो ध्यान देने योग्य बातें हैं उन्हीं का समावेश किया जाएगा, ऐसा भी बन सकता है। तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। फिलहाल यहाँ पर चौथा विषय आपके सामने है और यह विषय है भूमंडलीकरण और भारतीय भाषाएं। तो आज की निबंध के लिए जो उपयोगी सलाह है वो ये है कि सबसे पहले जब आप परीक्षा हाल में जाइए, निबंध का प्रश्न पत्र आपका है और आप परीक्षा हाल में अपनी जो सीट है वहाँ बैठे हुए हैं, पेपर आपके हाथ में आया, तो पेपर को आप ध्यान से देखिए कि कौन कौन से विषयों पर निबंध लिखने के लिए आया है। वहाँ विकल्प होता है आपके पास कि इनमें से कोई एक चुनकर आप लिखिए। तो जो आपको सबसे बेहतर पता हो, जिसके बारे में आप प्रामाणिक जानकारियाँ रखते हो, और वहाँ पे टॉपिक के चक्कर में मत पड़िएगा कि कौन सा टॉपिक अच्छा है हम उसी पर लिखेंगे। हो सकता है कि जो टॉपिक बहुत अच्छा हो, बहुत ज्वलंत हो, उसके बारे में आप ज़्यादा ना जानते हो, तो ऐसे में जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं है। आप उन विषयों को चुनिए जो कि आप बेहतर तरीके से समझते हो या उस पर लिख सकते हो, क्योंकि आपको वहाँ व्याख्या करनी है, वहाँ कोई दिखावा नहीं करना। तो आपने विषय चुना, विषय चुनना ये सबसे बड़ी चुनौती होती है, तो आपने पहला तो मैदान वहीं मार लिया। अब इसके बाद अगला काम ये होता है कि जो शीर्षक आपने चुन लिया है उसके बारे में गहराई से पहले सोच लीजिए कि असल में वो कहना क्या चाह रहा है। कभी कभी लोग जोश में आकर लिखना शुरू कर देते हैं और यह नहीं समझ पाते कि असल में जो शीर्षक है या विषय है उसकी डिमांड क्या है, उसकी मांग क्या है। तो यह समझना आवश्यक है। और एक बार अगर आपके समझ में आ जाए कि ये जो मुद्दा है ये असल में हमसे क्या मांग रखता है, मतलब क्या जानना चाह रहा है, तो ये समझ में आते ही बिना देर किए सबसे पहले आप एक ढांचा बना लीजिए, प्रारूप बना लीजिए, और ये काम आप रफ में करेंगे। इन सब चीज़ों को करने में आपको 10 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगाना है। 10 मिनट बहुत ज़्यादा समय है, इससे कम ही लगाना है, क्योंकि वहाँ समय सीमित होता है और लोगों के पास लिखने के लिए समय कम पड़ जाता है। और फालतू बातें बिल्कुल नहीं लिखनी है, क्योंकि फालतू बातें अगर आप शामिल करेंगे, मतलब अनावश्यक रूप से व्याख्या को फैलाना चाहेंगे, तो एक तो शब्द सीमा आपकी जो है उसके आप पार निकल जाएंगे, और दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो समय है वो बाकी प्रश्नों के लिए कम पड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ आपको पूरा दिन नहीं मिलेगा, कुछ घंटे मिलेंगे। तो प्रारूप आपने बना लिया, और प्रारूप हमारी इस मामले में सहायता करता है। ये हमें अनावश्यक जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको लिखने से बचाता है। इतना काम आपने रफ में किया। अब इसके बाद जब ये प्रारूप तैयार हो जाए तो आप इसमें से जो सबसे पहला पॉइंट है या बिंदु है उसको उठा लेंगे और वहीं से अपनी प्रस्तावना की शुरुआत करेंगे। प्रस्तावना की शुरुआत में आप थोड़ा प्रभावशाली ढंग अपनाइएगा, दूसरों से अलग लिखने का प्रयास करिए, तभी आपकी काफ़ी आकर्षक होगी, क्योंकि आपकी शक्ल परीक्षक नहीं देखेगा। आप खुद जाकर परीक्षक के सामने नहीं बैठेंगे और इंटरव्यू आपको नहीं देना है कि वहाँ आपके व्यक्तित्व का परीक्षण हो रहा है। वहाँ जाएगी सिर्फ आपकी कॉपी, और वह जो उत्तर पुस्तिका होगी वही बोलेगी, वही आपके व्यक्तित्व का परिचय देगी, और वही एग्जामिनर को बताएगी कि आप एक सिविल सेवक के रूप में ठीक है अथवा नहीं। तो इसलिए उसको बेहतर ढंग से तैयार करिए। कहा जाता है कि थोड़ी लिखावट साफ साफ रखिए और मार्जिन का पालन करिए। मार्जिन के जैसे, मार्जिन का मतलब ये होता है, यहाँ आप देख लीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि मार्जिन क्या है, हाशिया क्या है, तो ऐसे कॉपी में दोनों तरफ खींचा हुआ होता है और ऊपर यहाँ पे लिखा होता है। तो ये इधर वाला जो हिस्सा होता है इसमें कुछ लिखना नहीं होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, इधर भी घुसा देते हैं। आपको लिखने के लिए सिर्फ इतनी ही जगह मिली हुई है, बीच वाली, उसी में आपको लिखना है, और वो पर्याप्त होती है। जितनी मिली होती है वो पर्याप्त होती है, आपको बी कॉपी वहाँ मिलेगी भी नहीं और उसकी ज़रूरत भी नहीं होती। तो ये बीच वाले दायरे में आप लिखेंगे और यहाँ से आप शुरुआत करेंगे। तो इतना है, चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत बढ़िया करनी चाहिए इसलिए क्योंकि आकर्षण वहीं से बनता है। एक बार आपने किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया तो वो आपसे प्रभावित हो जाएगा और वो आपकी बात को भी सुनना चाहेगा या आपके लिखे हुए को भी पढ़ना चाहेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहले इसमें जो प्रारूप है इसमें पहला बिंदु है कि भूमंडलीकरण का वास्तविक अर्थ क्या है। जो विषय है, देखिए, प्रस्तावना शुरू करने की चुनौती सबके पास होती है कि कहाँ से शुरू करें। तो आपके पास एक तो विकल्प ये होता है कि किसी उदाहरण से आप स्टार्ट कर दीजिए। कोई करंट अफेयर का मुद्दा है, समसामयिकी घटनाक्रम है जो कि इस शीर्षक से मैच करता है, इससे मेल खाता है, तो उसको आप शुरुआत में लिख सकते हैं। ये भी काफ़ी प्रभावशाली रहेगा, थोड़ा अलग ढंग का होगा, ऐसा कम लोग करते हैं। या किसी कहानी के छोटे से अंश से आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन कहानी जैसी चीज़ों को लिखते समय ये सावधानी रखिएगा कि बहुत लंबा ना खींचे। ऐसा नहीं कि पूरा एक पन्ना आपने कहानी लिखकर शुरुआत कर दी। वहाँ पर वो कोई भी जो परीक्षक है वो कहानी सुनने के लिए नहीं आया है, वो सिर्फ आपका आकर्षण बढ़ाने का तरीका है। तो इसलिए 3-4 लाइन या 5 लाइन में आप कहानी के किसी अंश से भी शुरुआत कर सकते हैं।
या कथन से कर सकते हैं। तो ये आपने कर लिया। अब इसके बाद जो मेन टॉपिक है उसका आप अर्थ समझाइए, वो असल में है क्या। तो इसमें पहला शब्द आप पकड़ लीजिए। पहला शब्द क्या है? भूमंडलीकरण है। तो भूमंडलीकरण का जो वास्तविक अर्थ हो सकता है उसको आप पहले जाहिर करिए, समझाइए। उसके बाद जब इतना काम आपने कर लिया तो इससे आपका एक पैराग्राफ लगभग बन जाएगा। उसके बाद अगले पैराग्राफ के लिए आप अगले बिंदु को चुनिए। प्रारूप आपकी बहुत सहायता करेगा, इसको जरूर बना लीजिएगा, रफ में, सामने नहीं। तो जो दूसरा वाला बिंदु है उसमें आप देखिए जो भाषाएं हैं, और यहाँ भाषाओं की बात हो रही है, तो ये भारतीय भाषाएं हैं। तो भारतीय भाषाओं पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है? असल में लिखना हमें इसी दायरे में है। तो अब आप धीरे धीरे जो मेन बॉडी है उसमें प्रवेश कर रहे हैं। तो भाषाओं पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव है। इसके बाद जो तीसरा इसमें बिंदु आप देख रहे हैं, तो वो प्रभाव सकारात्मक है या नकारात्मक है, ये आपको यहाँ तय करना होगा। और आपको ये दर्शाना होगा कि ये जो प्रभाव है ये सकारात्मक भले ही ऊपर से दिख रहा है, लेकिन अंदर से ये नेगेटिव है, नकारात्मक है, ये ठीक नहीं है, भाषाओं के अस्तित्व के लिए ये गंभीर खतरा है। इसके बाद यहाँ पर आप जो अगला बिंदु देख रहे हैं वो है भूमंडलीकरण व बाजारवाद। बाजारवाद और भूमंडलीकरण दोनों बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, और हो सकता है कि इस टॉपिक पर भी निबंध आ जाए, मतलब संभावित है। क्या आएगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि आयोग अनोखी चीज है, वो क्या दे देगा कोई भरोसा नहीं। फिलहाल भूमंडलीकरण और जो बाजारवाद है, ये एक तरह से विदेशी आक्रमण है, विदेशियों का हमला है। ये सामने से जाहिर तौर पे नहीं होते हैं, जग जाहिर नहीं होते, लेकिन पीछे से ये आक्रमण ही है। इसके बाद जो अगला इसमें बिंदु आप देख रहे हैं वो है भाषाएं अपने आत्मसम्मान की रक्षा कैसे करें। भारतीय भाषाओं की बात हो रही है, बाहर से विदेशी आक्रमण बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और मिलावट हो रही है। कुछ भाषाएं तो खत्म हो गई, समाप्त होने के कगार पे हैं, या बहुत सी समाप्त भी हो गई हैं, चलन में नहीं है तो समाप्त मानिए। ऐसे दस्तावेज में दर्ज होने वाली भाषाएं नहीं होती जब तक उनका इस्तेमाल ना हो। तो इसलिए यहाँ पर जो भाषाएं बची खुची हैं उनमें मिलावट बहुत ज़्यादा हो गई है। विदेशी भाषाओं की इतनी खराब मिलावट हो गई है कि उनका मूल स्वरूप ही खराब हो गया है, एकदम ध्वस्त हो गया है। तो ये उनके जो आत्मसम्मान है, यानी उनका जो स्वाभिमान है, इस पे एक घातक हमला है। इससे ये अपनी रक्षा कैसे करें, और अंत में आपको समाधान देना होगा, क्योंकि इतनी बड़ी समस्या आपने खड़ी की है। और इतनी बड़ी समस्या जब आप खड़ी करेंगे तो यहाँ पर आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आप कुछ सुझाव दीजिए। तो सुझाव जो है वो सकारात्मक होना चाहिए। सकारात्मकता के साथ आप शुरुआत करिए और सकारात्मकता के साथ ही अंत करिए। बीच वाला जो हिस्सा है उसमें आप नेगेटिव चीज़ों को भी उभार सकते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव आपका जो एंडिंग है, अंत है, वो होगा तो इससे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। चलिए आप देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा जा सकता है। देखिए, प्रारूप जो यहाँ बनाया गया है ये आवश्यक नहीं है कि आप ऐसा ही बनाइए। अगर आप अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं तो आप इससे भी बेहतर प्रारूप बना सकते हैं। ये सिर्फ एक नमूना है। मॉडल का मतलब ये होता है कि आपको ये दिखा दिया गया कि ऐसे हो सकता है, यही आप करेंगे, ये जरूरी नहीं। देखिए, यहाँ पर शुरुआत हमने कुछ इस प्रकार से की कि भूमंडलीकरण ने दुनिया की तस्वीर को अस्थिर कर दिया है। जो दुनिया हमें दिख रही है वो स्थिर नहीं है, मतलब उसमें लगातार तेजी से बदलाव हो रहे हैं। तमाम मौलिक चीजें मौलिक नहीं रह गई हैं, मौलिकता जो है वो समाप्त हो रही है, यहाँ नकल की जा रही है। भूमंडलीकरण का मतलब ये भी है कि जो जिनके ऊपर भूमंडलीकरण हावी हो रहा है वो इसका अनुकरण भी कर रहे हैं। अगर हम नकल नहीं करते तो ये हावी नहीं हो पाता, इसमें दोषी हम भी हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो मौलिक नहीं रह गई हैं। भूमंडलीकरण संपूर्ण विश्व को ग्राम में तब्दील करने की अवधारणा है। अब ये गांव जो है वो हरियाली वाला गांव और गाय भैंसों और जो सीधे साधे भोले भाले कृषक हैं उनका गांव नहीं है, ये एक बाजारू गांव है। मतलब ये बाजारवाद का पूरा अपने ऊपर पेंट चढ़ाए हुए एक गांव है, और इसके अंदर ऊंची ऊंची इमारतें हैं, झोपड़पट्टियां नहीं हैं। और यह जो गांव है ये पूरे विश्व में फैलने के लिए तत्पर है। यही है भूमंडलीकरण। कोई सीमा नहीं, कोई सरहद नहीं, मतलब इसकी कोई रेंज नहीं है। जैसे देशों की सीमाएं होती हैं तो यहाँ कोई सीमा नहीं, कोई दीवार भी नहीं है, मतलब जहाँ मन चाहे वहाँ प्रवेश कर सकते हैं, जो भाषा जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है। और यहाँ भाषा कौन सी जाएगी? अंग्रेजी। आगे आप उसे देखेंगे। ऐसे में भाषा के वैविध्य पर, वैविध्य का मतलब समझ रहे हैं, विविधता, मतलब उसकी जो डाइवर्सिटी है उस पर प्रभाव पड़ता है। और अब ये जो भाषाएं हैं इनके बारे में अगर देखा जाए तो इनकी विविधता प्रभावित हो रही है, और भारतीय भाषाएं इससे सबसे ज़्यादा दुष्प्रभावित हैं। हालांकि अन्य देशों में भी जो उनकी देशज भाषाएं हैं वो इसकी अच्छी खासी शिकार बनी है, लेकिन यहाँ हमें चर्चा अपने देश की करनी है तो हाईलाइट भी हम उसी को करेंगे। अच्छा, आप देखिए, यहाँ सकारात्मक दृष्टिकोण से हम पहले देखेंगे। पहले अपना जो व्यू है, अपना जो नज़रिया है उसको पॉजिटिव ढंग से रखिए। अंत में बुराई करिए और पानी पी पी कर करिए, कोई दिक्कत नहीं।
देखिए, सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी की स्वीकार्यता और प्रयोग की आवश्यकता से पहले यहाँ पर यह कहा गया है कि अंग्रेजी की जो स्वीकार्यता है और प्रयोग की आवश्यकता ये पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। दोनों चीज़ें, दोनों की डिमांड बढ़ गई है, और डिमांड जब बढ़ेगी तो उसका जो प्रोडक्शन है वो तेज हो जाएगा। ये आप जानते हैं, ये अर्थशास्त्र का बहुत सामान्य सा नियम है। लेकिन फिर भी हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं अपनी जगह पर कायम है। अब ये लिखने की बातें हैं। यहाँ आप चूंकि सकारात्मक दृष्टिकोण रख रहे हैं तो इसलिए आप कह रहे हैं कि हिंदी और भारतीय भाषाएं ये जहाँ है वैसी बनी हुई हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ये अपनी जगह से हिल चुकी हैं, इनकी जड़ों को हिला दिया गया है। भाषाएं इतनी सरलता से नष्ट भी नहीं होती, ये तो बात ठीक है, यहाँ सही कहा गया है, यहाँ कोई झूठी तारीफ नहीं है। भाषाओं को नष्ट करना इतना आसान नहीं होता, और शताब्दियों की लंबी प्रक्रिया में जिस तरह से वो विकसित होती हैं, भाषा कोई एक झटके में नहीं बन जाती। पीछे आपने जो संस्कृति, भारतीय संस्कृति वाला निबंध देखा था, तो उसमें आपने देखा कि संस्कृतियों का विकास मनुष्य करता है, ठीक वैसे ही भाषाओं का भी विकास मनुष्य ही करता है। संस्कृति और भाषा ये एक दूसरे से संबंधित है, बहुत गहराई से जुड़ी हुई है, तो दोनों एक झटके में डेवलप नहीं होती हैं। जैसे मानव सभ्यता धीरे धीरे विकसित हुई, आदि मानव पहले गुफाओं में रहता था, और गुफाओं में रहने से भी पहले वो घुमक्कड़ जीवन बिताता था, जहाँ मन किया वहीं चला गया और जहाँ मन किया वहीं सो गया, कपड़े भी नहीं पहनता था। बाद में पत्तों के कपड़े पहनना शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे वस्त्र की जानकारी हुई, स्थान बनाकर रहना शुरू किया, खेती करना आरंभ किया, आग का आविष्कार वगैरह, मतलब वो एक क्रम से होता रहा। तो आपने देखा है कि मानव का जो विकास है वो भी क्रमिक है। तो मनुष्य का जब विकास क्रमिक है तो उसके द्वारा की जाने वाली जो चीज़ें हैं वो भी धीरे धीरे विकसित होंगी। आप देखते हैं कि जो पुरापाषाणकालीन औजार हैं वो कितने भद्दे और बेडौल थे, धीरे धीरे करके उनमें जो तीक्ष्णता है या सुघड़ता है वो आती है। मतलब पत्थर से औजारों को और नुकीला और तराश कर ज़्यादा घातक बनाया जाता है। यही हाल अन्य चीज़ों का भी है। तो धीरे धीरे रचनात्मकता का विकास होता है, और रचनात्मकता जब गहराई से विकसित होती है तो इसके बाद जो अन्य चीज़ें हैं, जैसे साहित्य है, भाषाएं हैं, संस्कृति है, ये धीरे धीरे उन्नयन की ओर बढ़ती हैं। तो यहाँ भाषाओं का जो विकास है वो धीरे धीरे हुआ है, शताब्दियों की लंबी प्रक्रिया इसमें लगी है, यानी सैकड़ों साल लगे हैं। और वैसे ही मिटने के लिए, यहाँ मिटन लिखा हुआ है, ये मिटने होगा, ठीक है, मिटने के लिए भी दीर्घ कालखंड व्यय होता है, यानी एक लंबा समय इसमें खर्च होता है, तब ये नष्ट होती हैं। भाषागत संस्कार हमारे रक्त मांस में, यानी हमारे अंदर इतनी गहराई से घुले हैं कि इनकी जड़ों को हिला पाना कठिन होता है। हम भले ही कह लें कि हम अंग्रेजीदा हो गए हैं या पाश्चात्य जो संस्कृति है उसका अनुकरण कर रहे हैं, लेकिन हिंदी हमारे संस्कारों में घुली हुई है, या जो आपकी मातृभाषा है वो आपके संस्कारों में घुली हुई है। आप उससे दूर नहीं जा सकते, कहीं ना कहीं आप आकर जुड़ जाएंगे। अब देख लीजिए, किसी भाषा को बोलने वालों की संख्या घट सकती है। सबसे जो इसमें मापक इस्तेमाल किया जाता है भाषाओं के मामले में वो यही है कि बोलने वाले अगर खत्म हो गए तो भाषा भी समाप्त हो जाएगी। प्रायः लोग ऐसा ही कहते हैं, लेकिन यहाँ कहा गया है कि किसी भाषा को बोलने वालों की संख्या घट सकती है, लेकिन भाषा किसी न किसी रूप में मौजूद रहती है, लिखित रूप में, दस्तावेजों के रूप में। लेकिन एक तरह से व्यवहारिक तौर पे अगर देखा जाए तो अगर बोलने वाले समाप्त हुए तो भाषा खत्म हो जाएगी, वो सिर्फ संग्रहालयों की भाषा रह जाएगी। संग्रहालयों में उसकी जो पांडुलिपियाँ हैं, उसकी जो स्क्रिप्ट है, उसको सुरक्षित करके रख लिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये भाषा है, लेकिन वो भाषा किस काम की जिसका उपयोग ही ना हो, जैसे लैटिन भाषा। तो वैसे ही यहाँ पर ये तथ्य जो है बहुत ठीक नहीं है, लेकिन सकारात्मक हमें लिखना है तो इसलिए पहले इतना लिखेंगे, बाद में इसके अंदर भी आलोचना करेंगे। तो इतना हमने देखा। अब इसके बाद इसमें जो अगली पंक्तियां हैं उसमें कहा गया कि करीब 200 साल का जो साम्राज्यवादी शासन है वह भी भारतीय भाषाओं को नष्ट नहीं कर सका। साम्राज्यवादी शासन का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ जो ब्रिटिशर्स थे उनकी बात हो रही है। उनके साथ साथ अन्य यूरोपीय भी आए और अपने हमारे देश में बहुत सारे हिस्सों पर कब्जा किया। उसमें से अंत में विजेता सिद्ध होते हैं अंग्रेज। ये सब आपने इतिहास में प्लासी और बक्सर पढ़ रखा है, वांडीवाश पढ़ रखा है, तो वो सब चीज़ें आप देखते हैं तो आप ये समझ पाते हैं कि यूरोप से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो वहाँ के देश थे, चूँकि वहाँ पर जो औद्योगिक क्रांति है वो आती है और उसके बाद उद्योगों का विकास बहुत तेज़ी से होता है, तो उन्हें कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है, और कच्चा माल जो यूरोप में था वो पर्याप्त नहीं था इनके लिए। तो ये अलग अलग कॉलोनी यानी उपनिवेशों की तलाश करने लगते हैं, उन्हें खोजने लगते हैं, और उन्हीं में से एक हमारा भी देश होता है। तो यहाँ लोग आकर्षित होते हैं, यहाँ की जो संपदा है उसको देखकर, यहाँ का जो संसाधन है उसको देखकर, यहाँ से कच्चा माल ले जाते हैं, उससे अच्छे सामान बनाकर उसे महंगे दामों में बेचते हैं। तो ये सब चलता है। तो ये जो दौर था, साम्राज्यवादी शासन था, यह भी भारतीय भाषाओं को नष्ट नहीं कर सका। हालांकि अंग्रेज़ों ने काफ़ी हद तक जो अंग्रेज़ी है उसको बढ़ाने चढ़ाने का प्रयास किया, बहुत सारी नीतियाँ आई, शासन उन्हीं का था तो मनमानी उनके हाथ में थी,
लेकिन हिंदी नष्ट नहीं हुई या जो भारतीय भाषाएं अन्य हैं वो नष्ट नहीं हुई। संभवतः यही कारण है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने विज्ञापनों में क्षेत्रीय भाषाओं और हिंदी को वरीयता दे रही हैं। देखिए, जब साम्राज्यवादी शासन का दौर था तब अंग्रेजों ने सोचा कि हिंदी को या अन्य जो देशज भाषाएं हैं उनको कुचल देते हैं। जैसे कि जो प्रेस वाली स्वतंत्रता की बात की जाती है तो आप वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को देखते हैं, वहाँ जो देशज भाषाएं हैं उनके ऊपर एक तमाचा जड़ दिया जाता है, बाद में वो हटता है। लेकिन इस प्रकार की और भी जो शिक्षा नीतियां हैं उनमें भी इस तरह के बदलाव आते हैं कि हिंदी पीछे हट जाती है या अन्य भाषाएं जो है वो पीछे हट जाती हैं और अंग्रेजी को प्रोत्साहन दिया जाता है। सिविल सेवा परीक्षाओं में भी यही हाल रहता है और आज भी चल रहा है। तो ये सब चीज़ें तो होती हैं, लेकिन अंत में अंग्रेजों की समझ में ये आता है कि हमें लचीला रवैया अपनाना होगा। एक झटके में अगर हम कड़ाई से इसको लागू कर देंगे कि बस अंग्रेजी में ही काम करना है, अंग्रेजी जो है वही व्यवहार की भाषा है, वही हमारे देश की भाषा है, ऐसे अगर कर देंगे तो कोई मानेगा नहीं, उल्टे विरोध होगा। तो उस समय लोग भले ही नहीं समझ पाए, ये यूरोपीय लोग, लेकिन अब ये जो यूरोपीय या पश्चिमी लोग हैं ये भली भांति समझ गए हैं कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला है। कहने का मतलब क्या कि थोप नहीं सकते हम, तो चोर दरवाजे से घुसा जाए। तो चोर दरवाजे से घुसने का तरीका है ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं यानी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये अपने विज्ञापनों को क्षेत्रीय भाषाओं में, हिंदी वगैरह में कन्वर्ट करके लोगों को दिखा रही हैं। और वो विज्ञापन जो है वो मिलावटी हिंदी का होता है। या जितनी ये ई कॉमर्शियल साइट्स हैं जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है या इस तरह की तमाम हैं, तो इनसे आपने शॉपिंग भी की होगी, जो खरीदारी है वो की होगी। तो यह जो भाषाएं हैं ये भी हिंदी का इस्तेमाल कर रही हैं। हिंदी का इस्तेमाल क्यों कर रही हैं या अन्य भाषाएं जो भारतीय हैं उनका इस्तेमाल क्यों कर रही हैं? ताकि जो देशी कस्टमर हैं, देशी ग्राहक हैं, वो इनकी ओर आकर्षित हो, और एक बार आकर्षित कर लेंगी तो अपने रंग में रंग लेंगी, तब ये देर नहीं करेंगी। तो अब तरीका बदल दिया है, मतलब अंग्रेजों का जो पुराना तरीका था या यूरोपियों का जो पुराना तरीका था उसको लागू करने का नया ढंग इन्होंने खोज लिया है। ये आप यहाँ देख रहे हैं। तो सकारात्मकता के साथ जो इसमें बदलाव हो रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। इसके बाद देख लीजिए, फिर भी यह सत्य है कि भूमंडलीकरण ने संवाद के नए आयाम खोले। बातचीत का एक नया दौर शुरू हो गया है और जो देश के बाहर के हिस्से हैं, वैश्विक भूभाग है, उससे हम संवाद स्थापित कर सकते हैं। तो ये तो अच्छी बात है, संवाद स्थापित होना चाहिए तभी विकास हो पाएगा। इससे भाषा के मुद्रित स्वरूप पर आघात अवश्य ही पहुंचा है। यहाँ जो भाषा का टंकित या मुद्रित स्वरूप है वो डिस्टर्ब हो गया है, उसमें मिलावट आ गई है, अशुद्धियाँ आ गई हैं। जो हिंदी पहले वर्तमान रूप में दिखाई दे रही है पहले ऐसी नहीं थी, इसमें बहुत सारे चेंजेस आए। भाषा की समृद्धि से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बाजार ने अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर हिंदी को संप्रेषणीय बनाया है, मतलब बाजार ने अपने हिसाब से हिंदी को ढाल लिया है, हिंदी को सरल बनाने का अपने जिम्मा ले लिया है। और उसके बाद इस तरह की हिंदी लोगों के सामने परोसी जा रही है जो कि वास्तव में जो व्याकरण है उसकी खिलाफत करती है, मतलब हिंदी व्याकरण के नियमों के ही विरुद्ध है, लेकिन चल रही है। जैसे आप देख सकते हैं विदेशी भाषाओं का जो मीडिया तंत्र है वो यहाँ पर हिंदी के कुछ शब्दों को अपने विज्ञापनों में या अपने जो दस्तावेज हैं उनमें इस्तेमाल कर रहा है। जैसे इडली है, डोसा है, छोला भटूरा है, चटनी है, ये सब हमारे ही देश के शब्द हैं, देशज शब्द हैं। तो ये जस के तस इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मतलब ये लुभाने का तरीका है। इसके बाद देख लीजिए, यह शब्द अंग्रेजी के शब्दकोश में जगह बना रहे हैं, डिक्शनरी में यथावत रखे जा रहे हैं, जैसे है वैसे ही। इसके बाद आप देख सकते हैं यह भूमंडलीकरण या जो भूमंडलीय विस्तार है उसी का नतीजा है, उसी का परिणाम है। फिर भी भूमंडलीकरण के दौर में जीवित रहने के लिए एक भाषा की आवश्यकता है। कम से कम एक भाषा तो आपके पास ऐसी होनी चाहिए जिसके द्वारा आप अपनी बात दूसरों को समझा सकें, क्योंकि आप अपने में सिमट कर जीवित नहीं रह सकते। आप एक सामाजिक जीव हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये झुंड में रहता है, समूह में रहता है, और उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए यानी संवाद स्थापित करने के लिए यहाँ कुछ अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी को डिस्टर्ब किया जा रहा है, ये इसलिए है कि ताकि आप समझ सकें। हिंदी का स्वरूप वर्तमान में इतना टेढ़ा हो गया है, मतलब इतना उसको सरल करने के चक्कर में बिगाड़ दिया गया है कि जो पहले के अच्छे वाले शब्द थे, परिष्कृत हिंदी थी, उसको लोगों को समझने में अभी दिक्कत होती है। इसलिए आपकी सुविधा के लिए इसमें कुछ जो अंग्रेजी के शब्द हैं उनका समावेश किया जा रहा है, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग आप परीक्षा हाल में नहीं करेंगे। परीक्षा हाल में विशुद्ध जो प्रांजल हिंदी है उसी का इस्तेमाल करना है, और इसके लिए आपको पहले से अभ्यास करना होगा। इसीलिए कहा जाता है कि उत्तर लेखन का जितना हो सके उतना अभ्यास करिए। फिलहाल देखिए, यहाँ ये कहा गया कि ये जो भूमंडलीकरण है ये एक प्रकार की लहर है, मतलब एक धारा है, और ये बहुत तेज़ी से चल रही है। और वर्तमान समय जो है इसमें जीवित रहने के लिए कम से कम एक भाषा तो चाहिए ही, ये तो पहले की ही आवश्यकता है।
इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ समस्याएं भी वैश्विक रूप से सामने आ रही हैं। मतलब दिक्कतें ऐसी ऐसी हैं जो कि विश्व स्तर की हैं, वो सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं है। और जब दृष्टिकोण व्यापक होता है तो ऐसे में संवाद स्थापित करना आवश्यक हो जाता है। जैसे अब समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, पूरे एक महाद्वीप की है या पूरे विश्व की है, तो वहाँ पर जो जितने भी महाद्वीपों के या विश्व के अन्य देशों के प्रतिनिधि हैं, उनके साथ आपको बातचीत करनी होगी, मिलकर समाधान करना होगा। और मिलकर समाधान करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बात उन्हें समझा सकें। तो आप संस्कृत में बोलिएगा तो उन्हें समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो इसलिए कम्युनिकेट यानी जो संवाद शैली है उसको समझने योग्य विकसित करना ही आवश्यक हो गया है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर परस्पर संवाद के लिए एक या कई भाषाएं जो हैं वो विकल्प देती हैं। यहाँ से भाषाओं के भूमंडलीकरण की दिशा निकलती है। अपनी बात समझाना है तो हमें अन्य भाषाओं को भी जानना होगा, और यहीं से होता है ग्लोबलाइजेशन यानी जो वैश्वीकरण है वो आरंभ हो जाता है। प्रशंसा के शब्द कागजी धरातल पर बड़े मीठे लगते हैं। एक काम करिएगा, यहाँ से जो देखिए बहुत बड़ा गैप बीच में आ गया है, तो इतना गैप डालने की जरूरत नहीं, यहाँ से पैराग्राफ ही चेंज कर दीजिएगा, पैराग्राफ बदल कर नीचे से लिखिएगा। तो आप नीचे से लिखेंगे कि प्रशंसा के शब्द कागजी धरातल पर यानी कागज जो कागजी दस्तावेज होते हैं उन पर बड़े मीठे लगते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि हम खूब अच्छी प्रशंसा किए हैं कि हिंदी का बड़ा उदारीकरण हो रहा है, सरलीकरण हो रहा है, जो कि आम आदमी के हित में है, जबकि ऐसा है नहीं। लेकिन क्या वास्तविकता इतनी ही सुखदायी है? वही पूछा गया है। तो प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना न भूलिए। क्या भूमंडलीकरण हमारी देशज भाषाओं के लिए वरदान है? निसंदेह नहीं है। इसमें स्पष्ट और एकदम दो टूक उत्तर दिया जा सकता है, बिल्कुल नहीं है। यह वास्तव में एक भ्रम है। यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे कि यह वास्तव में एक दिखावा है, छलावा है। सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और जो सिक्के का दूसरा पहलू है वो कैसा है? बिल्कुल काला है, अंधेरे में है। इस प्रक्रिया ने भारतीय भाषाओं के मूल स्वरूप को बिगाड़ दिया है। मतलब जो हमारा मूल स्वरूप था भारतीय भाषाओं का या संस्कृति का ही, उसको इसने टोटल खराब कर दिया है, पूर्ण रूप से खराब कर दिया है। हमारी बोलियां पीछे छूटती जा रही हैं, जो हमारी देशज भाषाएं हैं वो पीछे छूट रही हैं, कुछ नया ही यहाँ सामने आ रहा है। नौजवान इस मिलावटी भाषाई स्वरूप को आधुनिकता का प्रतिमान मानकर स्वीकार कर रहे हैं। वो कहते तो हैं कि हम हिंदी भाषी हैं, बहुत गर्व से कहते हैं, लेकिन जब शुद्ध परिष्कृत और जो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा में, वह सामने आती है तो उन्हें असुविधा होने लगती है, असहज महसूस करने लगते हैं और कहते हैं कि सरल भाषा में लिखिए। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आप हिंदी के जो वास्तविक स्वरूप है उसके साथ सहज नहीं है। फिलहाल देखिए, यहाँ पर कहा जा सकता है कि चूंकि भूमंडलीकरण का एक ऐसा माया जाल है जो कि दूर से हिमायती दिखाई देता है। हिमायती क्यों है? इसमें ये कहा गया है, सामने से ये नहीं बताया गया कि हम तुम्हारी भाषा तुम्हारी संस्कृति को नष्ट कर देंगे। सामने तो ये कहा गया कि संपूर्ण विश्व एक है, और एकता बहुत अच्छी चीज होती है, एकता तो सकारात्मक होती है। हम लोग भी मानते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या? कि पूरी वसुधा जो है वो हमारा परिवार है। अब परिवार का मतलब ये थोड़े कि परिवार के हर सदस्य को आप कुचल दीजिए और सिर्फ अपनी बात मनवाइए, ये नहीं हो सकता। लेकिन दिखावा यहाँ कुछ और है और पीछे से कुछ और हो रहा है। इसके बाद देख लीजिए, संपूर्ण विश्व एक रूप है और एक ही भाषा होनी चाहिए। इसमें जो पहला वाक्य है वो काफी मीठा है, लेकिन दूसरा वाक्य देखिए कितना जहर से भरा हुआ है। एक ही भाषा होनी चाहिए, ये कैसे संभव है? जब संस्कृतियां एक नहीं है, सभ्यताएं एक नहीं है, तो भाषा एक कैसे हो सकती है? ये आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर चयन होगा, जब एक ही भाषा चाहिए तो उसके लिए चयन होगा, निश्चित बात है। जैसे वैकेंसी निकलती है, रिक्तियां निकलती हैं, तो उसमें बहुत सारे पद निकलते हैं और उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन करते हैं, लाखों की संख्या में आवेदन करेंगे और कुछ 100 जो वहाँ पे पद हैं वो सामने रहेंगे। तो आपका उसमें से चयन होगा, मतलब जितने पद हैं उतना ही लोगों को लिया जाएगा, बाकी लोगों को छांट कर बाहर कर दिया जाएगा, यही होता है। तो वही चीज़ यहाँ भी होगी, भाषाओं के बीच में कंपटीशन, और कंपटीशन में आगे कौन निकलेगा? यहाँ पर विश्व भाषा अंग्रेजी, ये एक सुर में आवाज़ उठेगी और लोग इसी को मान लेंगे और मान भी रहे हैं। भले ही विश्व के तमाम विश्वविद्यालयों में हिंदी की शिक्षा भी उपलब्ध है। अब यहाँ हिंदी को कहा जाता है कि ये तो वैश्विक बनती जा रही है। विश्व के जो अलग अलग विश्वविद्यालय हैं, प्रतिष्ठित हैं, वहाँ पे इन्हें पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। लेकिन असलियत क्या है? यहाँ ये कहा गया कि यह शिक्षा के रूप में उपलब्ध तो है, लेकिन इसका स्वरूप जो है ये मानकीकृत मशीनी होता है। मशीनी अनुवाद करते हैं। जैसे आपने कभी गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल किया है, एक एप्लीकेशन होता है मोबाइल में, तो उसका अगर आप प्रयोग करेंगे तो आप देखिएगा कि वो किस प्रकार का अनुवाद करता है। बहुत ही विचित्र अनुवाद होता है, कभी कभी तो उसका अर्थ निकालना ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें वहाँ भी दिखाई देती है, मतलब एक मशीनी अनुवाद, भाषा की जो सरसता है, उसकी जो मिठास है, वो यहाँ से गायब हो जाती है। जैसे
आपको गुलाब जामुन खाने के लिए दे दिया गया लेकिन वो मीठा ही ना हो, तो आप खाएंगे? वही चीज़ यहाँ भी है। अब देख लीजिए, हिंदी की मधुरता, गौरव, ये उससे छिन जाते हैं और उसे एक अंग्रेजी पहनावा पहना दिया जाता है। मतलब वो सूट बूट और टाई में वहाँ पे सज्ज हो जाती है। ये स्थितियाँ हैं। अब इसके बाद आगे देखते हैं तो ग्लोबलाइजेशन, आंचलिकता, क्षेत्रीयता, स्थानीयता, इन सभी का प्रबल विरोधी है। देखिए, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या था कि पूरा जो विश्व है वो एक है, और जब पूरा विश्व एक है तो उसमें जो अंचल हैं, क्षेत्र हैं या स्थानीय लोग हैं, उनको कहाँ से महत्व दिया जाएगा? सबको एक मान लिया गया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर पूरी तरह से बैन है, यानी उन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में देशी संस्कृति पर संकट आना लाजमी है। जब इसे मानेंगे ही नहीं तो देशी जो संस्कृतियां हैं वो तो नष्ट होंगी ही। बोलियां भी देशज तत्व का ही हिस्सा हैं। ये भी देशज जो रस है, मिट्टी है, वहीं से पनपती हैं। अब इसका मतलब क्या है? आप बुद्धिमान है, खुद समझ सकते हैं कि सीधा संकट जो है वो बोलियों के अस्तित्व पर है, और बहुत संभव है कि बोलियां समाप्त हो जाएं। समाप्ति जो है वो धीरे धीरे हो सकती है, लेकिन हो जाएंगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इनकी समाप्ति बहुत दूर भी नहीं है। ये भविष्य अभी हमें दिख सकता है। असल में भूमंडलीकरण एक रास्ता दिखाता है। अब रास्ता कैसा है? तो एक रास्ता, एक विश्व, एक व्यापार, एक संस्कृति, सब कुछ एक। और सब कुछ एक कैसे रह सकता है जब लोग अनेक हैं? ये आप खुद सोच सकते हैं, या जितने सामान्य बुद्धि का भी व्यक्ति है तो ये समझ सकता है। क्या सभी मनुष्यों का स्वभाव एक जैसा होता है? सभी की जलवायु, सबका परिवेश, सबका रहन सहन एक हो सकता है? अगर हो सकता है तब तो ये संभव है कि सारी जितनी भी विश्व की भाषाएं हैं उन्हें समाप्त करके एक भाषा बना दिया जाए। लेकिन अगर ये जो जलवायविक विविधता है, या वेशभूषा का अंतर है, बोलचाल का अंतर है, या बनावट का फर्क है, महाद्वीपों का फर्क है, ये सब अगर विद्यमान है तो भाषाओं को एक रूप करना ये संभव नहीं है। ये चीज़ें हैं, और ऐसे में सभी भाषाओं के लिए अपना अस्तित्व बचा पाना कठिन है। व्यापार की भाषा बनकर जीवित रहना एक विकल्प हो सकता है। मार्केटिंग की जो भाषा है, व्यापार की भाषा है, उसके रूप में आप कस्टमर से बातचीत करिए, ग्राहक से बातचीत करिए, और उतने ही दायरे में सीमित रहिए। लेकिन जहाँ असली काम की बात आती है वहाँ पर अंग्रेजी को ले आइए। अंग्रेजी के बिना काम ही नहीं चलेगा। इसको आप देख लीजिए। इसके बाद यहाँ कहा जा सकता है, मतलब अमेजन और फ्लिपकार्ट में आप हिंदी वाला जो विकल्प होता है उसको चुनकर खरीदारी कर लीजिए। हिंदी में आपको सामानों की लिस्ट मिलावटी हिंदी में उपलब्ध करा दी जाएगी, और उसके बाद वहाँ से आपने शॉपिंग कर ली, खरीदारी कर ली, और जब आपको परीक्षा देनी हो तो वहाँ पे अंग्रेजी की प्राथमिकता होगी। तो ऐसी स्थिति में मुख्य जो धाराएं हैं, जहाँ मेन काम है, मुख्य काम है, वहाँ पर अंग्रेजी को महत्व दिया जा रहा है, या जो यूरोपीय भाषाएं हैं उनका बाहुल्य है। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ ये कहा गया, यहाँ आप देख सकते हैं, व्यापार की भाषा बनकर जीवित रहना विकल्प हो सकता है। लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या होगा? दुष्परिणाम ये होगा कि भाषा जो है वो बाजारू हो जाएगी, वो अपने मूल स्वरूप को खो देगी, अपनी गरिमा को खो देगी, वह रिमिक्स बन जाएगी। रिमिक्स गाने कैसे होते हैं? ढेर सारा उसमें जो फालतू तेज संगीत है वो डालकर उसे और ज़्यादा एक तरह से जोश से भर दिया जाता है, मतलब तेज हो जाता है, आकर्षक हो जाता है, लेकिन जो गाने की मधुरता है वो कहीं खो जाती है। रिमिक्स में दिक्कतें आती हैं, जो कलाकार हैं या गायक हैं उनका मूल स्वर वहाँ गायब हो जाता है। कुछ यही स्थिति हिंदी के साथ भी है। व्यापारिक क्षेत्र में प्रयुक्त होने से हिंदी ग्लोबलाइजेशन के दौर में भले ही बढ़ रही है, मतलब यहाँ पे जो हिंदी है उसका ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, वैश्वीकरण हो रहा है, लेकिन भारत की जो प्राण भाषा है या गौरव का प्रतीक है उसके रूप में इसका पतन हो रहा है, मतलब वो नहीं रह जाएगी इस रूप में। इसे आप देख सकते हैं, और यह तय करना कठिन होगा कि यह गौरव की प्रतीक यहाँ दोहरा दिया गया है। यहाँ से आप देखिएगा वो वाक्य यहाँ रिपीट हो गया है, जो यहाँ गौरव की प्रतीक नहीं रह जाएगी वो यहाँ भी दे दिया है। तो इसको आप एक ही बार समझिए। यहाँ ये तय करना कठिन होगा कि हिंदी अपनी भाषा है या ये अंग्रेजी की मिलावट है। ये तय करना कुछ समय में मुश्किल हो जाएगा, अभी उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा होंगी। नई पीढ़ी जो फंडा शब्द इस्तेमाल कर रही है, कहते हैं ना कि ये फंडा है, फंडा हमें समझ में नहीं आया, तो यह जो फंडा शब्द इस्तेमाल कर रही है यह किसी से प्रेम नहीं कर सकती। ये जो नौजवान पीढ़ी है ना, ये ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है कि ये प्रेम नहीं करती है, ये पटाती है। कहते हैं लड़की पटा रहे हैं। तो ये जो शब्द है ये कहाँ से आया है? ये न तो अंग्रेजी का है न हिंदी का है, ये बीच का लटका हुआ रिमिक्स है, और रिमिक्स जो है वो कभी अच्छे नहीं होते। यह भूमंडलीकरण का उपहार है, गिफ्ट है। अगर आप समझते हैं कि भूमंडलीकरण बहुत अच्छा है तो ये उपहार स्वरूप आपको दिया गया है कि पटा लीजिए। इसके बाद देखिए, विश्व स्तर पर जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, ये सबसे बड़ा इसमें आप ज्वलंत मुद्दा डाल सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी गीतांजलि पर जब नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो क्या उसके मूल स्वरूप पे दिया गया था? नहीं दिया गया था।
आज से काफ़ी समय पहले की बात है, 100 साल हो गए। तो इस प्रकार की स्थितियां आज भी हैं। किसी भी भारतीय भाषा में लिखी हुई पुस्तक को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, भेदभाव किया जाता है वहाँ पर। पहले या तो उसको अनुदित करवाइए, उसका अनुवाद करवाइए, या आप अंग्रेजी में ही लिखिए। आप हैं भारतीय लेखक, आप हैं हिंदी भाषी, लेकिन अंग्रेजी या जो वहाँ पर स्वीकार्य भाषाएं हैं उनमें अगर आप लिखेंगे तभी आप उसमें चुने जा सकते हैं। हिंदी में आपने कितना भी बेहतर लिख दिया, आपको वहाँ पर एक निगाह भी आपके ऊपर नहीं डाली जाएगी। तो ये भेदभाव है। यहाँ वही कहा गया है कि उन्हीं कृतियों का चुनाव किया जाता है जो कि अंग्रेजों की भाषा बोलती हैं। भारतीय रचनाएं सम्मान की हकदार तभी बन पाती हैं जब वो या तो अंग्रेजी में लिखी ही जाए मूल रूप से, या उनका अनुवाद हो जाए। और जब अनुवाद होता है तो जो भी भाषा है, जैसे किसी विदेशी लेखक की किताब आप पढ़ लीजिए और उस किताब को आप उसकी मूल भाषा में न पढ़िए बल्कि उसका हिंदी अनुवाद पढ़िए, तो देखिए उसमें कितना परिवर्तन आ जाता है। जो मूल भावना है वही बदल जाती है। तो वही हाल हिंदी के साथ भी होता है। हिंदी की जो कृतियां हैं, जब उसका अंग्रेजी में या किसी अन्य भाषा में जो विदेशी है, स्वीकार्य है, उसमें अनुवाद अगर हो जाता है तो उसका जो रसीलापन है, उसका जो आनंद है वो खो जाएगा। वही होता है। जहाँ तक हिंदी कृतियों के अनुवाद का प्रश्न है, अब यहाँ अनुवाद की भी बात कर लेते हैं जब अनुवाद पे इतना चर्चा हो चुकी है। तो यह जग विदित है कि हिंदी का गूगल ट्रांसलेशन आम हो गया है। गूगल ट्रांसलेशन एक बढ़िया विकल्प लोगों को मिल गया है। स्कैन कर देते हैं, वो ट्रांसलेट करके बता देता है, और जो बताता है लोग उसको मान लेते हैं। और यह एक अव्यवहारिक मशीनी अनुवाद है। सिविल सेवा परीक्षाओं की अगर बात कीजिए, यहाँ डालिएगा, देखिए ये कोई बुरी बात नहीं है। आप भले ही उसी के अभ्यर्थी हैं, लेकिन यहाँ आलोचना करने से चूकिए नहीं, क्योंकि यहाँ आपको अवसर मिला है और यहाँ नंबर नहीं कटेंगे। इसे ज्वलंत मुद्दा माना जाएगा। देखिए, सिविल सेवा परीक्षाओं में भी अंग्रेजी में बनाए गए प्रश्न पत्रों का जो मशीनी हिंदी रूपांतरण होता है, ये अभी हाल में बहुत ज़्यादा इस पर शोरगुल हुआ है। तो ये मशीनी रूपांतरण क्या करता है, एक तो जो प्रश्न है उनका स्वभाव बदल देता है, और कभी कभी प्रश्न गलत भी हो जाते हैं। जैसे इस बार यूपीएससी में एक प्रश्न जो था वो गलत हो गया था। उसमें आंदोलन का नाम ही बदल दिए थे, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी के अनुवाद के चक्कर में। असल में होता क्या है, प्रश्न पत्र जो है वो मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में सेट होते हैं, बनाए जाते हैं, और उसके बाद तब उनका हिंदी रूपांतरण किया जाता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि हिंदी में बनाकर अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट कर दें, ये काम ठीक रहता और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आती, क्योंकि हिंदी से अंग्रेजी में अगर अनुवाद करेंगे तो वहाँ अर्थ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करेंगे तो वहाँ अर्थ बदलने की काफ़ी गुंजाइश होगी। लेकिन ऐसा करते नहीं है। तो क्यों नहीं करते? ये अंग्रेजी परस्त जो मानसिकता है उसी का नतीजा है। इसके बाद आप देख लीजिए, यहाँ पर पूरे प्रश्न के अर्थ को ही बदल दिया जाता है। मशीनी अनुवाद अगर ऐसा हो रहा है तो प्रश्न का जो अर्थ है वही बदल जाएगा। अब पता लगा जो इंग्लिश मीडियम का अभ्यर्थी है वो तो खूब बढ़िया लिख कर आ गया, और यहाँ पर क्या है, हिंदी माध्यम वाले जो प्रश्न देख रहे हैं अपनी भाषा में, वो जो लिखा है, मतलब जो पूछ रहा है वो आपने लिखा, और पता लगा वो प्रश्न का सही उत्तर नहीं है, तो गलत हो गया या कम नंबर मिले। या कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि इंटरव्यू जब होता है, साक्षात्कार होता है, तो उसमें अगर आपको किसी प्रश्न का जवाब नहीं मालूम है और आप हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं, तो आप कहेंगे कि माफ़ कीजिएगा, मुझे इसका उत्तर नहीं पता, ऐसे आपने बोला, तो उस पर भी नंबर काटे जाते हैं। मतलब ये कहावत है, व्यंग है एक तरह से। और अंग्रेजी माध्यम वाले जो अभ्यर्थी हैं वो कहेंगे सॉरी सर, और इसी सॉरी पर उनको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो ये कितनी वास्तविकता है, यहाँ कोई साक्ष्य के साथ नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन ये दिखाया जा रहा है कि कितना बड़ा अंतर अपने ही देश में है। तो ये आपने देखा। अब हिंदी की ये स्थिति है, हिंदी का ये रूपांतरण का हाल है। तो जो अन्य भाषाएं हैं जो कि इससे छोटी हैं और इसी से पनपी हैं, जैसे कि ब्रज है, अवधी है, इस प्रकार के अनेकों हैं, तो उनकी तो चर्चा ही व्यर्थ है। जब हिंदी ही बुरी स्थिति में है तो इनका तो बचना टेढ़ा काम है। वास्तव में मानव अस्मिता, व्यक्तित्व और सांस्कृतिक बोध को केवल अपनी ही भाषा में प्राप्त कर सकता है। मनुष्य अगर अपनी गौरवशीलता है, अपना स्वाभिमान है, उसको अर्जित करना चाहता है, दूसरे के उतरे हुए कपड़े नहीं पहनना चाहता, तो ऐसी स्थिति में उसको अपनी भाषा और अपनी संस्कृति का महत्व समझना होगा और उसी को प्राथमिकता देनी होगी, तभी वो कर सकता है। जैसे फ्रांस को देख लीजिए, फ्रांस में अभी भी जो फ्रेंच भाषा है उसको सबसे ज़्यादा पहली वरीयता देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, और ये अच्छी बात है। तो हमें फ्रांस से सीखना चाहिए। अब देखिए, इसके बाद भूमंडलीकरण का विरोध, देशज बोलियों का उत्थान, ये किस प्रकार से हो। मतलब यहाँ पर जब समस्या उठी है तो उसका समाधान आपको देना होगा ना, तो देने के लिए आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो विरोध है वो कैसे करें और देशज बोलियों का उत्थान कैसे हो। दोनों चीज़ें, एक तो हमें प्रोटेस्ट करना है, विरोध करना है, और दूसरा हमें जो अपनी भाषाएं हैं उनको ऊपर उठाना है जो नीचे एकदम गर्त में चली गई। एकमात्र भारतीय भाषाओं में रचित साहित्य से ही ये संभव है।
भारतीय भाषाओं में साहित्य रचना हो। साहित्य का जब विकास होगा तो लोगों की मानसिकता अपने आप बदलेगी, लेकिन आजकल ऐसा हो नहीं रहा है, या हो भी रहा है तो जो साहित्य आजकल विकसित हो रहा है हिंदी भाषा में या हमारी देशज भाषाओं में, वो बहुत ही सस्ते क्वालिटी का है, सस्ते किस्म का है। अब यहाँ आप देख सकते हैं भूमंडलीकरण के लिए तेलुगु में एक प्रसिद्ध शब्द है। अब यहाँ तेलुगु का जो मूल शब्द है उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, उसका हिंदी रूपांतरण आपको दिखाया जा रहा है, प्रपंचीकरण। भूमंडलीकरण के लिए जो सबसे बेहतर शब्द है वो है प्रपंचीकरण, और ये बहुत सटीक है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत में ही कर देंगे तो और अच्छा। जब भूमंडलीकरण को आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये केवल दिखावा है, और यह न सिर्फ एक प्रपंच है बल्कि एक षड्यंत्र भी है। षड्यंत्र आप पीछे देख चुके हैं किस प्रकार से है। पहले अंग्रेजों ने सीधे सीधे अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को हम पर थोपने का प्रयास किया, और बाद में अभी वही चीज़ जो है वो चोर दरवाजे से हो रही है। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर स्वर्गीय प्रभात जोशी, ये नाम जो है प्रभावी लिख दिया है, ठीक है। इन्होंने इस प्रपंचीकरण शब्द की काफ़ी वकालत की है। उन्होंने कहा, मतलब इनके शब्दों में अगर देखा जाए, अगर आप इनका नाम ना भी लिखना चाहें तो इस वाक्य को ऐसे ही हूबहू जैसा दिया है वैसा डाल सकते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इस शब्द का प्रयोग हिंदी में आवश्यक है ताकि आम जन के सामने इस ग्लोबलाइजेशन का असली चेहरा आ सके। जो आम भोली भाली जनता है, जो कि इतनी किताबों को पढ़ती नहीं है, वो सोचती है कि वैश्वीकरण तो बहुत अच्छी चीज़ है, अन्य देशों के साथ हमें तालमेल बिठाने का अवसर मिल रहा है, फायदा हो रहा है अपने देश को, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, ये सब है। लेकिन असलियत क्या है? तो असलियत दिखाने के लिए ये जो देशज शब्द है प्रपंचीकरण, प्रपंच, ये जताना आवश्यक है ताकि उन्हें असलियत मालूम हो। वेलेंस्की का एक कथन है, और कथन क्या है कि जब आदमी पूर्णतया झूठ का व्यापार करने लगता है तो समझदारी और प्रतिभा वहां से विदा हो जाते हैं, उसे विदा करके चले जाते हैं, मतलब यहाँ से उसका रास्ता ही छोड़ देते हैं। तो आदमी जो है वो इस समय झूठ का ही व्यापार कर रहा है, और यही कारण है कि प्रतिभाएं वहां से नष्ट हो रही। भूमंडलीकरण और बाजारवाद आंदोलन नहीं बल्कि विदेशी आक्रमण है। ये किसका कथन है? ये राजेंद्र यादव का कथन है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। राजेंद्र यादव जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उनका एक उपन्यास है सारा आकाश, आप पढ़िएगा। तो ये चीजें पश्चिम ने समाज, यहां से आप देख सकते हैं पश्चिम या पश्चिमी संस्कृति, यहाँ दोनों आप लिख सकते हैं, या पाश्चात्य सभ्यता लिख सकते हैं। तो इन्होंने जो समाज पैदा किया है, यहाँ पर विकास कैसे शुरू हुआ? जो यूरोपीय देश है, इन्हीं को हम पश्चिम मूल रूप से मानते हैं। वैसे तो पश्चिम में जितने हैं सब पश्चिमी ही माने जाएंगे। तो यहाँ पर विकास का दौर कैसे शुरू हुआ? औद्योगिकीकरण, मतलब पहले यहाँ पर जो औद्योगिक क्रांति है वो आती है, और वहीं से विकास की धारा तेज होती है। तो इनका विकास का जो आधार है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, यानी औद्योगिकरण है। उसी से इन्होंने अपना ढांचा तैयार किया है, और इसीलिए ये मशीनों के बारे में जानते हैं, और मशीनी नियमों को ये मानते भी हैं, उसका पालन भी करते हैं, और दूसरों से भी करवाना चाहते हैं। तो यहाँ मशीन के नियम चलते हैं, इनका जो ढांचा है उसमें मशीनी नियमों का समावेश है। इसके बाद यहाँ पर ये जो निबंध है ये समाप्त हो जाता है। निष्कर्ष के तौर पर आप यही लिख सकते हैं कि साहित्य रचना ग्लोबलाइजेशन का एक अच्छा उत्तर हो सकती है, और साहित्य रचना कैसी हो? अपनी प्रांजल हिंदी में हो, मतलब शुद्ध जो परिष्कृत हिंदी है उसी में हो। और आम युवा वर्ग जो है वो जब तक इसके साथ जुड़ेगा नहीं, इसको प्रोत्साहित नहीं करेगा, तब तक इस समस्या का पूर्ण समाधान संभव भी नहीं है। तो इस प्रकार से कुछ आप समावेश इसमें कर सकते हैं और समापन कर सकते हैं। ये आपका पूरा ढांचा था। आप बिल्कुल ऐसा लिखें, ये आवश्यक नहीं है। इसमें निश्चित रूप से आप अपने विचारों को शामिल करिए, ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसमें इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।